Welcome back to the series of video classes for the subject of physics, and today we are back with the next lecture, that is the lecture number 10 from our third unit, which is magnetic effects of current and magnetism. And the topic we are going to start today is total Lorentz force. Total Lorentz force. So after the study of magnetic Lorentz force, what is total Lorentz force? Magnetic Lorentz force तो आपको याद है, whenever a charged particle having charge q moves inside the region of magnetic field, it will experience a force which is given by F is equals to q v cross b, and the name of the force is magnetic Lorentz force. Now what is total Lorentz force? इसको कैसे देखेंगे आप लोग? Suppose we are having an electric field E in a given region. So students, consider an electric field E in a given region. Suppose किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E है. For example, किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इस रीजन में कोई चार्ज रखा हुआ है Q. Then the electric force या electrostatic force acting on this charge is QE in the direction of the electric field if it is positive charge. Okay. And in the same way, if there is an electric field in a given region, अगर किसी region में कोई electric field है, and suppose electric field is like this, perpendicularly inward electric field है B, और if there is a charge moving with a speed v या velocity v, charge q moving with a velocity v, then the force acting on this charge is F is equals to QV cross P, and the direction of the force is given by V cross P. V cross P करेंगे अगर आप V से P की तरफ right hand की fingers कर्ल करनी है, तो we will get the direction of the force on the positive charge. So V cross P, V inward है, V cross P, the force is like this. इस तरह से इसके ऊपर force लग रहा होगा. This force is मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स. इसी को तो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स बोलते हैं, नोन एज मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2. ओके, इतना हमने पढ़ा है. दिस वाज स्टडीड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और ये आपने भी पढ़ा इसी चैप्टर के अंदर. ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारा यही चल रहा था, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स. अब अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को एक्सिस्ट कर जाएं एक साथ, तो उस रीजन के अंदर आप चार्ज पार्टिकल क्यों ले आए, तो उसके ऊपर दोनों तरह की फोर्स लगेंगी ना. बोथ फोर्स विल एक्ट ऑन दैट चार्ज पार्टिकल. ओके, उसको देखना है क्या हो जाएगा उसके केस में. Total force will be given by vector sum of electrostatic force and magnetic force. So F is equals to QE plus FT का वैल्यू आ गया, FB का वैल्यू लिखेंगे QV क्रॉस B. Q दोनों जगह से आप कॉमन ले सकते हो, उसको कॉमन ले सकते हैं हम लोग QE plus V क्रॉस B. This is the total force
acting on a charged particle if this charged particle is in a region where both electric and magnetic field coexist, मतलब एक साथ एक्सिस्ट करते हैं अगर वो किसी रीजन में तब, ओके। एंड दिस फोर्स इज नोन एज टोटल लॉरेंट्ज फोर्स। सो इट मींस टोटल लॉरेंट्ज फोर्स में एक कंपोनेंट तो मैग्नेटिक वाला है जिसको आप मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं, और दूसरा कंपोनेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स वाला जिसको आप कूलम्स फोर्स भी बोलते हैं, ठीक। और अगर किसी चार्ज पर ये दोनों ही फोर्स एक साथ लगेंगे तो आप टोटल फोर्स क्या बोलेंगे? टोटल फोर्स इज नोन एज टोटल लॉरेंट्ज फोर्स, और वो दोनों का वेक्टर सम होता है, ओके। इसको कॉपी कर लेना, यही टोटल लॉरेंट्ज फोर्स के टॉपिक में हमारे पास होगा। एंड नाउ वी विल डू वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ टोटल लॉरेंट्ज फोर्स, और ये एप्लीकेशन कहलाता है वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर। सो स्टूडेंट्स, अभी जो आपने टोटल लॉरेंट्ज फोर्स का कॉन्सेप्ट सीखा है उसको हम यूज करते हैं एज अ वेलोसिटी सिलेक्टर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी सिलेक्टर? लेट्स जस्ट कंप्लीट दिस टॉपिक, हमें समझ में आ जाएगा कि ये वेलोसिटी सिलेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, ओके। तो टोटल लॉरेंट्ज फोर्स के अकॉर्डिंग वी हैव सीन कि टोटल लॉरेंट्ज फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज, अभी जो आपने फॉर्मूला कैलकुलेट किया इज क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस वी, ये फोर्स है, ओके। दिस इज द फोर्स, टोटल लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक। डेरिवेटिवली देखते हैं हो क्या रहा है। एक ऐसा नियम है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी एक्सिस्ट करता है। सपोज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है परपेंडिकुलरली इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अभी यहां पर एक चार्ज है, चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q and is moving, suppose it is moving like this with speed v, so the force acting on it due to this magnetic field will be qv cross b, and the force is given by v cross b। v से b की तरफ आपको अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना है, तो v and b कर्ल करेंगे, thumb is upward, the charge is positive, the direction is, the force acting on it is upward, force ऊपर लग रहा है अभी इस पर। ये कौन सा फोर्स लग रहा है? this force is magnetic lorentz force। ये फोर्स है मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, और ये लग रहा है अपवर्ड, q v क्रॉस b, ओके। एंड नाउ इफ देयर एक्सिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन, नाउ यू कैन नोट डाउन दिस कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलरली इनवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे की तरफ, तो दोनों का डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो गया ना एक दूसरे से। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डाउनवर्ड, तो दिस डायरेक्शन इज 90 डिग्री, ओके। अभी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगने वाली है इस चार्ज पार्टिकल पर, बिकॉज़ इट इज टेकन एज पॉजिटिव, द फोर्स विल बी QE along the direction of electric field। ये फोर्स QE होगा along the direction of electric field, तो ये रहा वो फोर्स QE along the direction of electric field lines, okay। So these two forces are opposite if the magnetic fields are perpendicular to each other, these two forces are opposite, okay। So if E is perpendicular to B, it means QE is perpendicular to QV cross B। Now what is the meaning of velocity selector? अगर velocity selector होना है यहाँ पर, so total Lorentz force 0 होना चाहिए, total Lorentz force को 0 करेंगे, okay। If somehow magnitude of the magnetic force and magnitude of the electric force are equal, opposite तो ये है, it means if the two forces are equal and opposite, the total Lorentz force acting on it will be 0, okay।
ध्यान रखना है इसको। इफ magnetic force and electric force are equal and opposite, it implies total Lorentz force is equals to 0. Under this condition, this force is equal and opposite to this force. It means QE is equals to QV क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। ये दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इक्वल आएंगे ना, इक्वल एंड अपोजिट बोल रहे हैं हम लोग, इक्वल आएंगे। तो मैग्नीट्यूड लिखना है सिर्फ आपको, तो QE is equals to QVB, the angle is angle between V and B, that is 90 degree, sin 90, Q cancels Q, sin 90 is 1, so यहां से आ रहा है मेरे पास E by B is equals to V। अब चेक करो, if these two forces are equal and opposite, it means the net force acting on the charged particle is 0. It means there is no effect of force on this charged particle. It means it will move along its original direction of motion. ये ऐसे ही निकल जाएगा, it will not deviate from its path, ये अपने पाथ से डिविएट नहीं होगा, ये जिस रास्ते से जाना था उसी रास्ते से निकल जाएगा, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ओके, this concept is used as a velocity selector। V is equals to E by V, वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होगा किस कंडीशन में? अंडर द कंडीशन व्हेन दो कंडीशंस हैं। क्या है वो कंडीशंस? इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड द सेकंड कंडीशन इज टोटल लॉरेंट्ज फोर्स इज 0। एक कंडीशन और बता देता हूं आपको, एंगल बिटवीन V and B is 90 डिग्री, इनके बीच का एंगल भी 90 हो। इस फॉर्मूले के लिए ये तीन कंडीशंस हैं हमारे पास। ओके, अंडर दीज थ्री कंडीशंस दिस फॉर्मूला इज वैलिड। और ये जो वेलोसिटी आती है ये एज अ वेलोसिटी सिलेक्टर से मतलब सिलेक्ट होकर आई है। ठीक, आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी ऐसे रीजन में है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलरली एग्जिस्ट करते हैं और उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर हमें टोटल फोर्स को 0 करना है, हमें उस चार्ज पार्टिकल को इस तरह से इसके अंदर ले जाना है कि टोटल फोर्स उसके ऊपर 0 आए, तो उसको किस वेलोसिटी से लेकर जाएंगे? then that velocity is given by the formula V is equals to E by V, magnitude of electric field upon magnitude of magnetic field। ओके, यहां से आप एक चीज और याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशंस को अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन से आप डिवाइड करोगे तो आपको वेलोसिटी या स्पीड के डायमेंशंस मिलते हैं। ओके, रिमेंबर दिस टर्म आल्सो, रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट आल्सो। ओके, सो दिस इज द टॉपिक ऑफ वेलोसिटी सिलेक्टर और आप इसको बोलेंगे दिस इज बेस्ड अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ टोटल लॉरेंट्ज फोर्स। प्लीज कॉपी डाउन दिस टॉपिक आल्सो। एंड स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, इनको आप क्रॉस फील्ड्स भी कह सकते हैं। क्रॉस, परपेंडिकुलर है ना तो क्रॉस है एक दूसरे से ये। ओके, and students, the next topic we are going to start is identification of the field using given conditions। ये conceptual questions होते हैं बेसिकली, और वो किस तरह से पूछे जाते हैं वो हम आंसर कर पाएंगे जब आप इस टॉपिक को ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, सो द टॉपिक इज आइडेंटिफिकेशन। बेसिकली क्वेश्चन में आपको कुछ कंडीशंस गिवन होंगे चार्ज के बारे में, चार्ज के पाथ के बारे में, या चार्ज किस तरह का मोशन करता है, टाइप ऑफ मोशन के बारे में।
ओके, या फिर चार्ज पर किस तरह की फोर्स लग रही है, इसका क्या इफेक्ट है, इस तरह से कुछ कंडीशंस आपको गिवन होंगे। उन कंडीशंस को देखकर एनालाइज करने के बाद में आपको यह बताना होता है कि गिवन चार्ज किस तरह के फील्ड में है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है या मैग्नेटिक फील्ड में है। ओके, इस तरह के बहुत क्वेश्चंस 1 मार्कर्स होते हैं जो कॉन्सेप्चुअली पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चंस को करने के लिए हमें इस टॉपिक की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से आप इसको करेंगे। तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में कर लेते हैं। पाथ ऑफ द मोशन एक कॉलम हो जाएगा, टाइप ऑफ मोशन दूसरा कॉलम हम लिख लेंगे, और टाइप ऑफ फील्ड मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड है कि मैग्नेटिक फील्ड है, वो हम यहां आंसर बताएंगे आपका। ओके, so the first one, if the path is straight line, अगर पाथ स्ट्रेट लाइन है तो इट इज पॉसिबल इन इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो एंड इट इज पॉसिबल फॉर अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड आल्सो। कैसे होता है पॉसिबल? देखो आपको मैग्नेटिक फील्ड वाला याद होगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही चार्ज की वेलोसिटी आ जाए या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से अपोजिट चार्ज की वेलोसिटी आ जाए, याद है ना, एंगल 0 डिग्री एंगल 180 डिग्री, तो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स इसके ऊपर 0 लगेगा और ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। क्योंकि फोर्स 0 लगेगा, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स 0 लगेगा, इसलिए स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ये नेट फोर्स इज 0, इट मींस देयर इज नो एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, इट मींस चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन पर जाएगा। ओके, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये मूव कर रहा है तो इसका स्ट्रेट लाइन मोशन यूनिफॉर्म मोशन ही होगा। इट मींस अगर आपसे क्वेश्चन बोलता है कि अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इनसाइड अ फील्ड, फील्ड का नाम नहीं बताया गया, इलेक्ट्रिक है मैग्नेटिक, अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इनसाइड अ फील्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है वो। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन वैसे स्ट्रेट लाइन पर ही होता है। तो आइडेंटिफाई द फील्ड इन व्हिच इट इज मूविंग, इसका मतलब इट इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, आइडेंटिफाई कर लिया आपने। ओके, लेकिन स्ट्रेट लाइन मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी पॉसिबल है। स्ट्रेट लाइन मोशन इज आल्सो पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज आई एम हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो, और अगर कोई चार्ज पार्टिकल इसमें रेस्ट पर है तो फोर्स इस पे इधर लगेगी QE एंड इट विल कंटिन्यू टू मूव ऑन अ स्ट्रेट पाथ। और इट मे बी पॉसिबल कि आपने एक चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन में ही मोशन दिया है और इसी डायरेक्शन में इस पे QE फोर्स लगेगी तो भी वो इधर ही चलता चला जाएगा। बट इन दिस केस द टोटल फोर्स इज नॉट 0, और फोर्स 0 नहीं है तो इट इज एक्सेलरेटेड मोशन, ये एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ओके, सो स्ट्रेट लाइन पर लेकिन एक्सेलरेटेड मोशन अगर है, एक्सेलरेटेड मोशन अगर है, स्ट्रेट लाइन पर एक्सेलरेटेड मोशन अगर है, then it means the charge particle is moving inside electric field, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा होगा। ओके, ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, मींस अगर चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो इट कैन मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो, इट कैन मूव ऑन इन मैग्नेटिक फील्ड आल्सो। आपको चेक करना है, अगर मोशन यूनिफॉर्म मोशन है तो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, और अगर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है तो इट मींस इट इज मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड। डन। अब इसके बाद आगे चलते हैं, पैराबोलिक पाथ। अगर पैराबोलिक पाथ हो जाए तो क्या होगा? पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में ही हो सकता है। पैराबोलिक पाथ इज अवेलेबल, पैराबोलिक पाथ इज पॉसिबल ओनली विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किस तरह से हो सकता है पॉसिबल? लेट अस सी। अगर आपको ये डायग्राम्स बनाने हो फर्स्ट पॉइंट का और सेकंड पॉइंट का, सो स्टूडेंट्स यू कैन पॉज द वीडियो और आप डायग्राम्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग द थर्ड पॉइंट, पैराबोलिक पाथ कैसे होता है। देखो पैराबोलिक पाथ कैसे हो सकता है, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है,
और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। ओके, और आपने किसी चार्ज पार्टिकल को ऐसे हॉरिजॉन्टल, ऐसे परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ स्पीड दे दी इस तरह से, क्योंकि चार्ज पार्टिकल पर एक कंटिन्यूअस फोर्स इधर लग रही है QE, तो वो जाएगा तो इधर, लेकिन ड्यू टू दिस फोर्स एक्सेलरेशन इधर है ना, उसका पाथ कंटिन्यूअसली इधर बेंड होगा और द पाथ विल बी पैराबोलिक। दिस पाथ इज पैराबोलिक पाथ एंड दिस कंडीशन इज वेरी मच सिमिलर टू द कंडीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। आप याद करो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता था। प्रोजेक्टाइल अलग से आपको मैं याद दिला देता हूं, 11th क्लास में पढ़ा था हमने। प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा ऐसे रहता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और अगर आप किसी पार्टिकल को एक बिल्डिंग के ऊपर से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हैं तो वैसे पैराबोलिक पाथ में जाता है। क्यों जाता है पैराबोलिक पाथ में? क्योंकि उसके ऊपर ये ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, ऐसे जाता है ना, लाइक दिस, ये ऐसे काम कर रहा है। इसके ऊपर हमेशा एक फोर्स mg पीछे लगती है, इसके ऊपर हमेशा एक फोर्स qe पीछे लगती है। यहां फील्ड g है, यहां फील्ड e है। ओके, so if the path is parabolic path for a charged particle inside a field, then that field is electric field। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकता। देखो यहां फील्ड से परपेंडिकुलर वेलोसिटी दी आपने, तो ये इस तरह से जा रहा है। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी दी तो क्या होता था, याद है आपको? 90 डिग्री एंगल पर हमने करा है लास्ट लेक्चर्स, सर्कुलर पाथ हो जाता है वहां पर, ठीक है, वहां पर सर्कुलर पाथ हो जाता है। सो यहां पर टाइप ऑफ मोशन में, टाइप ऑफ मोशन यहां पर रिक्वायर्ड है नहीं, बट मैं लिख सकता हूं कि किस तरह का मोशन है। वैसे तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन ये कैसा मोशन है? एक्सेलरेशन आ रहा है इसमें, दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन, ये भी एक्सेलरेटेड मोशन ही है, ठीक। प्रोजेक्टाइल वाले मोशन एक्सेलरेटेड मोशन ही होते हैं, पैराबोलिक मोशंस की सारी एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, नाउ द फोर्थ वन, if the path is circular, suppose the path is circular, very simple, path circular है और वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे बोलते हैं? जिसका टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है ना, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी। याद रहा आपको? इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी होता है जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा होता है, ठीक। तो इसका डायग्राम क्या था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है तो कब घूमता है? जब उसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड आपने दिया हो। सपोज दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलरली इनवर्ट इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है, सपोज इट इज प्लस q, और आपने इसकी स्पीड ऐसे रखी है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, 90 डिग्री वाला केस। तो इस केस में पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इधर लगती है, इट प्रोवाइड्स सेंट्रिपेटल फोर्स। तो ये एक ऐसे सर्कल में घूमता है जिसका सेंटर इस लाइन के डायरेक्शन में होगा। ओके, ये सब हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में, डिटेल में पढ़ा है, ठीक। तो सर्कुलर मोशन अगर आ रहा है और वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें टाइम पीरियड कांस्टेंट रहता है, तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड। और लास्ट वन इज if the path is helical, helical path, ये पार्टिकल इज मूविंग ऑन हेलिक्स पाथ, हेलिकल पाथ, और उसमें भी टाइम पीरियड कांस्टेंट है, then also the field will be magnetic field only, magnetic field ही होगा वो। ओके, ये गिवन कंडीशंस है जिनसे आप फील्ड आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि चार्ज किस फील्ड में घूम रहा है या किस फील्ड में मूव कर रहा है प्रॉपर टू से। ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस टेबल, इस टेबल को भी नोट कर लो आप लोग।
So students, after identifying the field कि मैग्नेटिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, using the conditions about path of the motion and type of the motion, ठीक है, मोशन के बारे में आपको कंडीशंस मिलेंगे, आप फील्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कई बार कंडीशंस फोर्सेस के बारे में बताए जाते हैं कि फोर्स किस तरह का नेचर रखती है, इस तरह से आपको कंडीशंस बताए जाएंगे और फिर पूछा जाएगा कि बताओ किस फील्ड में चार्ज मूव कर रहा है। वो भी पॉसिबल केसेस क्या होंगे वो ये देख लेते हैं। फोर्स के ऊपर कंडीशंस और उससे आपको आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ फील्ड कि वेदर इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ओके, फर्स्ट, अगर आपसे डायरेक्टली ये बोल दिया जाए द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन इट्स वेलोसिटी, फोर्स डिपेंड्स ऑन इट्स वेलोसिटी, ये अगर आपसे बोल दिया जाए फोर्स डिपेंड्स ऑन इट्स वेलोसिटी, इट्स मतलब चार्ज की वेलोसिटी, देन 100% वो मैग्नेटिक फील्ड ही होगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड के लिए ही फोर्स के फॉर्मूले में V आता है ना, V पे डिपेंड करती है ये फोर्स, V की वैल्यू चेंज होगी तो फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो अगर आपको कहीं से भी ऐसा पता चल रहा है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन इट्स वेलोसिटी, तो इसका मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड ही होगा। या इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकता है क्वेश्चन, फोर्स एक्टिंग becomes zero if velocity of charge becomes zero, कि जो भी फोर्स उस पर लग रही है वेलोसिटी के जीरो होने से वो भी जीरो हो जाती है, देन ऑल्सो इट मींस कि वो मैग्नेटिक फील्ड में ही घूम रहा है, इट इज मूविंग इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड ओनली। इसका मतलब भी यही है कि द फोर्स डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो वो भी जीरो हो जाती है। सो आप इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ इंक्लूड कर सकते हैं फर्स्ट हेडिंग में, फर्स्ट सीरियल पॉइंट पर ही, ओके, फर्स्ट नंबर पर ही। नाउ द सेकंड वन, second one is the force acting on the charge particle is independent of its velocity। ये अगर आपको बोला जा रहा है ये इसी का रिवर्स हुआ ना, इसका रिवर्स हो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा। फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी 100% इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जब फोर्स का फॉर्मूला आप लिखते हैं उसमें वेलोसिटी का वैल्यू कभी नहीं आता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, वो QE ही लगना है, वो QE ही लगता रहेगा हमेशा, ओके। थर्ड वन, इफ इट इज सेड के डायरेक्शन of force is always perpendicular to direction of motion of the charge particle, तो यहां पर ऑलवेज नॉट इंपॉर्टेंट है। अगर फोर्स इस तरह से लगती है कि वो हमेशा मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल के परपेंडिकुलर ही रहती है, देन 100% इट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में ये होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूले में आपके फोर्स के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए फोर्स का फॉर्मूला होता है V क्रॉस B इनटू Q, V क्रॉस B मल्टीप्लाइड बाय Q, V क्रॉस B मतलब फोर्स इज परपेंडिकुलर टू V एज वेल एज परपेंडिकुलर टू P। तो फील्ड के परपेंडिकुलर ये फोर्स है, ये वाली फोर्स फील्ड की लाइन में होती है, आइदर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, either along the direction of the electric field or opposite to the direction of the electric field, ठीक है। ये फोर्स along the line of the field होती है और ये फोर्स perpendicular to the magnetic field होती है। so perpendicular to the magnetic field हमेशा रहती है, तो it means magnetic field।
और हमेशा ही along the line of the field रहती है अगर फोर्स, always along the line of field. along the line का मतलब या तो in the direction of the field या opposite the direction of the field. वो along the line ही रहा, मतलब field के तो line में रहेगा ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका मतलब चार्ज पार्टिकल है. ओके, लास्ट वन फिफ्थ. Work done by force is always zero, and 100% the field is magnetic field. 100% the field is magnetic field. Okay, फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ही होगा. क्यों होगा? आप याद करो, फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन. वो फोर्सेस जो हमेशा मोशन के डायरेक्शन से, मोशन इधर है, मोशन के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होती हैं, उन फोर्सेस से वर्क डन, फोर्स 90 की वजह से जीरो हो जाता है. याद है ना? तो दैट इज व्हाई द वर्क डन बाय मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स इज ऑलवेज जीरो. रिमेंबर दिस पॉइंट. मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स से वर्क हमेशा जीरो रहेगा क्योंकि वो हमेशा वेलोसिटी से परपेंडिकुलर लगती है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स से वर्क जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है. इलेक्ट्रिक फोर्स से किया गया वर्क जीरो और नॉन जीरो दोनों हो सकते हैं. ठीक है, ये याद रखिएगा. सो ये हमारे फोर्स के कंडीशंस हैं जिनसे आप फील्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. 6 पॉइंट भी आप चाहो तो लिख लो. 6 पॉइंट में आप लिखेंगे इस तरह से. 6 पॉइंट में आप लिखेंगे कि वर्क डन may be zero or non-zero, then the field is electric field only. ये 6 पॉइंट हो जाएगा. फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सो ये कंडीशंस बेटा कॉपी करें और इनको आप लर्न भी कर लें, और इनको आप अभी लर्न कर लें. इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के टॉपिक हैं. ओके, 1 मार्कर्स जो क्वेश्चन होते हैं, तो इनको अभी से याद करना शुरू करो. सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी टोटल लॉरेंट्ज फोर्स के ऊपर बेस्ड थी. और टोटल लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है ये आप आज समझे. ओके, टोटल लॉरेंट्ज फोर्स का मतलब कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो भी लग रही है चार्ज पार्टिकल के ऊपर और मैग्नेटिक फोर्स जो भी लग रही है चार्ज पार्टिकल के ऊपर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली. इस फोर्स को आप अगर कैलकुलेट करेंगे कि टोटल फोर्स कितनी है, आप उस फोर्स को टोटल लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं. ठीक है, टोटल लॉरेंट्ज फोर्स के ऊपर बेस्ड एक हमारा एप्लीकेशन था जो कि वेलोसिटी सिलेक्टर है. और फिर उसके बाद में हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने आज सीखे हैं जिनमें हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि चार्ज पार्टिकल अभी किस फील्ड में है विद द हेल्प ऑफ द गिवन कंडीशंस. वो कंडीशंस टाइप ऑफ मोशन या पाथ ऑफ द मोशन या फोर्स के बारे में कुछ चीज बताई जाएगी आपको, और आपसे फिर उसके बाद टाइप ऑफ फील्ड पूछा जाएगा. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कंक्लूडेड आवर लेक्चर टुडे, एंड आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ में भी आया होगा. एंड स्टूडेंट्स, आई विश टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, बाय बाय.